दोस्तों, एक भीड़-भाड़ चौराहे से एक चमचमाती फॉर्च्यूनर कार गुजरने ही वाली थी, लेकिन चौराहे पर भारी जाम लगा हुआ था। उस तब तक के लिए, जब तक जाम खाली ना हो जाए, तो दोस्तों आज की कहानी वाकई में दिल को झकझोर देने वाली और दिल को छू जाने वाली या सीख देने वाली है और सचेत भी करेगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल आयुषी राठौर पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके सपोर्ट से हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए इसी तरह की अनोखी और महत्वपूर्ण कहानियों लेकर आते रहेंगे। तो चलिए, आज की सच्ची कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, 14 जून 2019 की बात है। उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है रुद्रप्रयाग, और इसी रुद्रप्रयाग में एक नगर है सोनप्रयाग, जहां जाम लगा हुआ था। इसी जाम में एक फॉर्च्यूनर कार रुकी हुई थी, जिसके मालिक विक्की सिंह थे। विक्की जी किसी विशेष काम से दिल्ली जा रहे थे। विक्की सिंह बहुत ही दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। जब उनकी कार रुकी, तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी के पास 3-4 महिलाएं खड़ी हैं, जो बेहद गंदे और मैले कपड़े पहने हुए थे। उन्हें देखकर विक्की जी को लगा कि यह महिलाएं भीख मांगने वाली हैं, जैसे अक्सर चौराहों पर देखी जाती हैं। जैसे ही विक्की सिंह का ड्राइवर कार का शीशा नीचे करता है, विक्की जी अपनी जेब में हाथ डालते हैं और पर्स निकालकर उस पर्स से कुछ रुपए की गड्डी निकालते हैं। उन्होंने उन महिलाओं को 1-1 हज़ार दे दिए। इसी दौरान विक्की सिंह ने देखा कि अब जाम खुल गया है, तो और मैंने वह रकम तुम्हें दी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज तुम इस हालत में हो? दर-दर की ठोकरें खा रही हो, सड़कों पर भीख मांग रही हो? प्रीति ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली और फिर बोली, विक्की, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। विक्की ने बिना कुछ और सवाल किए कहा, ठीक है, तुम मेरी कार में बैठ जाओ। फिर उन्होंने ड्राइवर से कहा, भाई साहब पीछे का दरवाजा खोलिए। ड्राइवर ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और अगले ही क्षण प्रीति कार में बैठ गई। जैसे ही प्रीति कार में सवार होती है, चौराहे के आसपास मौजूद दुकानदारों की निगाहें उन पर टिक जाती हैं। वहां खड़े लोग एक अमीर आदमी और एक गरीब भिखारिन के बीच इस अजीब मुलाकात को देखकर असमंजस में थे। उन्हें शक होने लगा कि कहीं यह व्यक्ति इस महिला को किसी गलत काम के लिए तो नहीं ले जा रहा है। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सब एक दूसरे से पूछने लगे, क्या हो रहा है? यह अमीर आदमी इस महिला को क्यों लेकर जा रहा है? पूरा बाजार इस रहस्यमय घटना को जानने के लिए उत्सुक हो गया था। विक्की ने जब यह देखा, तो उन्होंने ड्राइवर से कहा, चलो यहां से निकलो, ज्यादा रुकना ठीक नहीं होगा। और इसी के साथ उनकी कार जाम से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जब विक्की सिंह ने प्रीति को अपनी गाड़ी में बैठाया, तो वह अकेली नहीं थी। उसके साथ 3 से 4 और भीख मांगने वाली महिलाएं भी थीं। वह यह समझ नहीं पा रही थीं कि प्रीति एक अमीर आदमी की कार में क्यों बैठ रही है और उनका आपस में क्या संबंध है। महिलाओं के मन में शक पैदा हो गया और वह आपस में धीरे धीरे चर्चा करने लगी। उनकी बातों ने जल्द ही टूल पकड़ लिया और 1 मिनट के अंदर यह खबर पूरे बाजार में फैल गई कि एक अमीर व्यक्ति किसी भिखारिन महिला को अपनी कार में बैठाकर ले जा रहा है। बाजार में लोगों की भीड़ जमा हो गई और वे इस दृश्य को समझने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे कि कहीं यह महिला किसी अनहोनी की शिकार तो नहीं हो रही। भीड़ में से कुछ लोगों ने उस महिला से पूछना शुरू किया कि वह कार में क्यों बैठी और उसका इस व्यक्ति से क्या संबंध है। इस पर प्रीति ने स्पष्ट किया, दरअसल यह मेरे तलाकशुदा पति विक्की सिंह साहब हैं। मुझे यह जबरदस्ती नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि मैं खुद अपनी मर्जी से इनके साथ जाना चाहती हूँ। प्रीति के इतना कहने पर कुछ लोग आश्वस्त हो गए, लेकिन बाजार में कानाफूसी और संदेह की हलचल अभी भी थी। विक्की सिंह ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए ड्राइवर से कहा, जल्दी गाड़ी चलाओ यहाँ, और रुकना ठीक नहीं होगा। धीरे धीरे फॉर्च्यूनर कार बाजार से आगे बढ़ गई और विक्की ने प्रीति को अपने साथ लेकर जाने का फैसला किया। लोग अब भी एक दूसरे से सवाल पूछते रह गए कि आखिरकार इस महिला की कहानी क्या है और उसका जीवन इस मोड़ पर क्यों आ गया। विक्की सिंह और प्रीति एक होटल पर बैठे थे। विक्की ने अपने ड्राइवर को कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ मार्केट से इनके लिए एक अच्छी सी साड़ी और चप्पल की जोड़ी खरीद कर ले आओ। ड्राइवर तुरंत मार्केट की ओर रवाना हो गया। इस बीच विक्की सिंह ने प्रीति से कहा, प्रीति,
तुम होटल के अंदर जाओ और महिला स्नानगार में जाकर स्नान कराओ। प्रीति, जो पहले ही अपने हालात से टूट चुकी थी, चुपचाप होटल के स्नानगार में चली गई। स्नान के बाद वह खुद को तरोताज़ा महसूस कर रही थी। जब वह बाहर आई तो ड्राइवर उसके लिए नई साड़ा चुका था। विक्की ने उसे नई साड़ी पहनने के लिए कहा। प्रीति ने साड़ी पहनी और जैसे ही वह बाहर आई, विक्की सिंह की नज़र उस पर ठहर गई। वह एक पल के लिए उसकी ओर देखता ही रह गया। प्रीति की बदली हुई सूरत और उसके चेहरे की मासूमियत ने विक्की को पुरानी यादों में वापस खींच लिया। विक्की ने मन ही मन सोचा, हालात चाहे जैसे भी बदल गए हों, लेकिन प्रीति का चेहरा और चाल चलन बिल्कुल भी नहीं बदला। वह सिर्फ मजबूरी की मारी है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद विक्की ने प्रीति से कहा, प्रीति, मैं किसी जरूरी काम से दिल्ली जा रहा हूं। अगर तुम मुझे थोड़ा सा समय दो तो मैं कल आकर तुमसे मिलूंगा। तुम मुझे अपना पता लिख कर दे दो ताकि मैं वहां से लौटने के बाद तुमसे मुलाकात कर सकूं। प्रीति ने बिना कुछ कहे एक पर्ची पर अपना पता लिखा और विक्की को दे दिया। विक्की फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने दिन में अपने सभी काम जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की ताकि वापस आकर प्रीति से मिल सके। लेकिन उस रात जब वो होटल में सोने गए तो उनका मन बहुत बेचैन था। पुरानी यादें, प्रीति की बदहाली और उसके हालात उनके मन में बार बार घूम रहे थे। उधर प्रीति की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आ जाए। हम एकदम अलग अलग रास्तों पर चले गए थे। सब कुछ बंटवारा हो चुका था। कोर्ट में सब कुछ तय हो गया था। तुमने मेरे ऊपर हर्जाना लगाया था। वह 1 लाख रुपए भी मैंने तुम्हें दे दिए थे। तो यह आखिर तस्वीर क्यों लगा? राखी है दोस्तों। फिर प्रीति फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, दरअसल मैंने आपको तलाक भले ही दे दिया था, लेकिन उस तलाक के पीछे मेरी रजामंदी नहीं थी। मैं दरअसल आपको कभी तलाक देना ही नहीं चाहती थी। मैं आज भी आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि शादी के बाद किया करती थी। विक्की सिंह, जो इस जवाब से हैरान थे, कहते हैं, फिर तुमने मुझे तलाक क्यों दे दिया? तब वह पूरी कहानी बताती है और कहती है, दरअसल मेरे एक जीजा होते हैं, मेरे पिता और मेरा एक भाई भी है। विक्की, तुम एक बड़े बिजनेसमैन थे और तुम्हारे पास बहुत सारी संपत्ति थी। तुम इकलौते बेटे थे और तुम्हारे पास बहुत धन था। जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे घर वालों ने तुम्हारे घर का रिश्ता देखने के लिए भेजा था। उन्होंने देखा कि तुम्हारे पास सब कुछ भरा पूरा है और तुम बहुत बड़े रईस, बड़े आदमी हो। प्रीति की बात सुनकर कर विक्की सिंह का दिल भर आया। वह समझ गए कि प्रीति के परिवार ने उनके धन दौलत के बारे में क्या, और यह सब उनके बीच की स्थिति को और भी जटिल बना रहा था। वह लोग सोचते हैं कि हमें चाहे जो करना पड़े, लेकिन लड़का इकलौता है, इसलिए हम शादी इसी के यहाँ करेंगे। और लास्ट में होता भी वही। वह शादी विक्की सिंह से ही होती है। जब शादी हो जाती है तो क्योंकि जो जीजा था वह बहुत लालची टाइप का आदमी था और जो कहता था वही विक्की सिंह की ससुराल में मान्य होता था, यानी प्रीति के माता पिता और भाई मानते थे। जब प्रीति दुल्हन बनकर विक्की सिंह के घर जा चुकी थी तो जैसे जैसे 1-2 साल रिश्ता चलता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके जीजा भाई, माँ बाप, सब लोग प्रीति को कहीं ना कहीं से चिढ़ाने लगते हैं। वह बहकावे आ जाती है और अपना घर खुद ही तोड़ने पर उतावली हो जाती है। स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि दोनों का आपस में तलाक का केस चलता है। प्रीति के जीजा को और प्रीति के घर वालों को, यानी उसके मायके वालों को पता ही था कि विक्की सिंह के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो अगर मैं उनके ऊपर जुर्माना ठोक तो यह आराम से पैसे दे देंगे और उस पैसे को लेकर हम अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजरेंगे। लेकिन प्रीति को इस चीज की भनक नहीं थी कि यह लोग उसका घर बिगाड़ रहे हैं, उसका घर फूंक रहे हैं और उसके साथ धोखा दे रहे। प्रीति भी अपने परिवार के दबाव में आकर धीरे धीरे बदलने लगती है। प्रीति अपने मम्मी पापा और अपने भाई के कहने पर यह सारा कृत्य करती थी और अंत में कोर्ट में दोनों का तलाक हो जाता है। प्रीति अपने परिवारजनों के कहने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना विक्की सिंह पर ठोक देती है और विक्की सिंह भरे कोर्ट में लाख रुपए अदा करके तलाक ले लेते हैं। इस प्रकार दोनों का संबंध विच्छेद हो जाता है। यह सब पैसे प्रीति के नाम से उसके खाते में आ जाते हैं। धीरे धीरे उसका जीजा कहता है, प्रीति देखो, अब तुम्हारा तलाक हो गया है। मैं तुम्हारी अच्छी शादी करा दूंगा, लेकिन ऐसे तुमसे कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि तुम तलाकशुदा हो। इसलिए तुम्हें सबसे पहले एक छोटा सा घर बनाना होगा।
एक प्लॉट या जमीन खरीदनी होगी ताकि कोई भी लड़का या परिवार लालच में आकर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। उसका जीजा और उसके परिवार वाले उससे प्लॉट के नाम पर लाख रुपए ले लेते हैं, लेकिन अंत में उसे कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे वह सभी पैसे प्रीति के खाते से निकाल लेते हैं। इस तरह प्रीति अपने परिवार की बातों में आकर न केवल अपने पति को खोती है, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई को भी अपने परिवार के हाथों गंवा देती है। और जब प्रीति के पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं, तब तक उसका इकलौता भाई शादी कर लेता है। शादी होने के बाद जब उसकी पत्नी घर आती है, तो वह प्रीति से बहुत ज्यादा जलन रखने लगती है और प्रीति उसे फूटी आंखों भी नहीं सुहाती। अब प्रीति बड़ी हो चुकी थी। जब उसकी शादी हुई थी, तब शायद उसकी समझदारी की अवस्था इतनी परिपक्व नहीं थी कि वह चीजों को समझ पाती। लेकिन अब दोस्तों, प्रीति सब कुछ समझ पा रही थी, सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने हंसते खेलते परिवार में अपने हाथों से आग लगा दी थी। जब उसका पैसा खत्म हो जाता है, तो प्रीति का भाई और उसके माता पिता उसे घर से निकाल देते हैं। वह अपने जीजा के पास पहुंचती है, लेकिन जीजा भी कहता है, तुम्हें जहां मर्जी हो वहां चली जाओ। जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी, तो तुम हम लोगों की कब होगी? प्रीति फिर सीधा चली जाती है। उसके पास कहीं रहने का कोई ऑप्शन नहीं होता। थक हार कर मजबूरी में वह सड़क पर कुछ महिलाओं से मिलती है। वह सभी एक दूसरे से मिलकर ऐसी महिलाओं से उसकी मुलाकात होती है जो सड़क पर भीख मांगने का काम करती है। दोस्त प्रीति उन लोगों के साथ रहने लगी और उनके साथ खाना खाने लगी। अब उसका जीवन झुग्गी में चल रहा था। धीरे धीरे प्रीति भी उसी धंधे में उतर आई और वह भीख मांगने लगी। जब पूरी कहानी प्रीति ने उसी कमरे में अपने पति विक्की सिंह को सुनाई, तो विक्की सिंह साहब की आंखों से आंसू निकलकर जमीन पर गिरने लगे। अब प्रीति विक्की से पूछती है, माँ तो मुझे बहुत मानती थी, माँ का क्या हाल है? विक्की कहते हैं, माँ आज भी वैसे ही है। वे तुम्हें आज भी याद करती हैं। उन्होंने पता नहीं कितनी बार मुझसे कहा, क्या मेरी बहू अब मुझे जैसे ही उसकी माँ यह सुनती है कि उसकी बहू प्रीति आज कितने दिनों बाद उसके बेटे से मिली है, वह तुरंत कहती है, बेटा बात कराओ, मुझे बहुत कुछ कहना है। विक्की अपने फोन को प्रीति के हाथ में देता है। अब सासू और बहू दोनों एक दूसरे से काफी बातें करती हैं। विक्की की माँ कहती है, ऐसा करो, तुम बहू को सीधा घर वापस लेकर आओ। विक्की अपनी माँ की बातों को टाल नहीं पाता। विक्की सिंह जो अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रहा था, प्रीति को अपने फचर कार में बैठा आता है और सीधे अपने घर पहुंचता है। दोस्तों, जैसे ही वह घर पहुंचता है, वह देखता है कि उसकी माँ आरती की थाल सजाए अपनी बहू का इंतजार कर रही है। वह अपनी बहू की आरती करती है और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। सास और बहू एक दूसरे के साथ रोने लगती हैं। उसके बाद विक्की कहता है, माँ यह वही प्रीति है जिसने कोर्ट में मुझसे 8 लाख रुपए का जुर्माना लिया था और मैंने 8 लाख रुपए भरे थे। क्या इस महिला को दोबारा अपने घर में रखना चाहिए? उसकी माँ जवाब देती है, बेटा अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यह भी एक इंसान है और गलतियां हमेशा इंसानों से ही होती हैं। अगर इसमें कोई गलती हो गई है तो इसे माफ कर दीजिए। विक्की अब अपनी तलाकशुदा पत्नी प्रीति को माफ कर देता है। दोस्तों, विक्की और प्रीति दोनों एक बार फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और एक साथ बड़े प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमारे रिश्ते हमारे अपने ही हमें छोड़ जाते हैं, हमें दर्द देते हैं और हम खुद को अंधकार में घिरा महसूस करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ विक्की और प्रीति के साथ। एक समय था जब प्रीति ने विक्की से अलग होने का निर्णय लिया और कोर्ट में 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अलगाव की नहीं है, यह कहानी है पुनर्मिलन माफी की और सबसे बड़ी बात, इंसानियत की। सोचिए, एक इंसान जिसने अतीत में गलती की, जब वह लौट कर आता है तो हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता है, क्या हम उसे माफ कर सकते हैं? विक्की की माँ ने जिस तरह अपने बेटे को सिखाया, वह हमारे लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने कहा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यह वाक्य हमें सिखाता है कि हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन उसे मौका देना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, यह माफ करने का गुण, यह दूसरों को समझने का गुण, यही हमारे समाज की असली ताकत है। हम सब इंसान हैं और इंसान होने के नाते गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों को सुधारने का और दूसरों को मौका देने का साहस हम में होना चाहिए।
इस कहानी में विक्की ने अपनी पत्नी प्रीति को माफ कर दिया, क्योंकि उसने समझा कि एक गलती से कोई बड़ा नहीं हो जाता। विक्की की माँ ने भी यही संदेश दिया कि किसी को उसकी गलतियों के लिए हमेशा के लिए मत ठुकराओ, बल्कि उसे सुधारने का मौका दो। दोस्तों, अगर हम भी इसी सोच को अपनाएं, अगर हम भी दूसरों को माफ करना और समझना सीख लें, तो हमारे रिश्ते मजबूत बनेंगे, हमारा समाज और भी सुंदर बनेगा। याद रखिए, माफी सिर्फ एक शब्द नहीं है। यह वह ताकत है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकती है, बिखरे हुए दिलों को समेट सकती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पैरों में साधारण से चप्पल पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, लकड़ी की कुर्सी पर बैठे डीएम साहब विराट अपने दोस्त की किराने की दुकान में बैठे, उसकी डायरी को अपने हाथों में पकड़े कुछ हिसाब किताब देख रहे थे। उसी समय दो पुलिसकर्मी उस किराने की दुकान में आए और बोले, महाशय, जल्दी से 22,000 रुपये निकालो। हम लोग तुम्हारे दुकान पर आकर खड़े हो गए हैं, और तुम्हारी यह हिम्मत कि उस फटीचर लकड़ी की कुर्सी से तुम्हारा शरीर उठाना तो दूर की बात, तुर्री नजरें भी नहीं उठ रही हैं। तू इस दुकान का कोई नया नौकर या मुनीम है क्या रे, जो इतनी अकड़ के साथ अभी तक बैठा हुआ है? वैसे तू रहता कहाँ है, जो हमको पहचानता नहीं है? वरना इस दुकान का मालिक तो हमारी परछाई पड़ते ही। इतना कहकर वे दोनों चुप हो गए। तभी बात को आगे बढ़ाते हुए डीएम साहब विराट ने कहा, आपकी परछाई पड़ते ही क्या सर? क्या करता था इस दुकान का मालिक? मुझे बताइए, अगर मुझसे बनेगा तो मैं भी कोशिश करूंगा। तभी एक पुलिस ने कहा, अरे लगता है तू सिर्फ शरीर से बड़ा है, दिमाग तो तेरे पास रत्ती भर का भी नहीं है। कहाँ गया तेरा मालिक? जल्दी से बुलाओ उसे, वरना उसके आगे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार तू होगा। सर, आपको क्या चाहिए? मुझसे कहिए ना, मालिक को बुलाने की क्या जरूरत है आपको? आपको जो चाहिए, जो कुछ कहना है मुझसे कहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि आप जो कहेंगे मैं आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकूं। अरे हमें तुम्हारी दुकान से 2,000 चाहिए, एक जरूरी मसला सुलझाने के लिए, क्योंकि हमें सुनने में मिला है कि तुम अपनी दुकान में घटिया और सस्ता सामान रखते हो और ऊंचे दाम में बेचते हो। और यह तुम्हारी दुकान में जो सामान रखा है वह बाहर क्यों रखा है? अंदर ही रखना चाहिए ना, दुकान से 1 इंच भी बाहर क्यों रखा है? यह सुपड़ी देखो, सड़ी हुई है, यह चिप्स के पैकेट देखो फटे हुए हैं। कहकर दोनों पुलिस वाले अपने डंडे से उस दुकान में रखे चिप्स के पै को तोड़ने लगे। दुकान के अंदर रखे सामानों को बाहर निकालने लगे, ताकि उस दुकानदार के खिलाफ वे लोग केस बना सके। तो दोस्तों, कौन थे वे पुलिस वाले? और कौन था डीएम साहब? और वे पुलिस वाले उस दुकान में ऐसा तोड़फोड़ या अवैध वसूली क्यों करना चाहते थे? चलिए जानते हैं इस कहानी को अंत तक सुनकर, ताकि इस कहानी की पूरी सच्चाई पता चल सके। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो हमने इस कहानी के पात्रों के नाम हमने बदल दिए हैं, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। तो चले जानते हैं कहानी को। 22 सितंबर 2019 की सच्ची घटना बिहार की है। बिहार के एक छोटे से गांव में विराट अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। विराट की माँ बहुत ही धार्मिक महिला थी, लेकिन विराट की महज 10 साल की उम्र के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। विराट के पापा संजय सिंह ने उसे माँ और पापा दोनों का प्यार दिया और बहुत ही नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया। संजय सिंह का एक बहुत ही प्रिय मित्र थे अमर सिंह, जिनकी पत्नी ने अपने बेटे कैलाश के साथ साथ विराट की भी परवरिश में कोई भेदभाव नहीं किया। वह जब भी अपने बेटे के लिए कुछ भी बनाती, विराट के लिए जरूर बनाती। इस प्रकार कैलाश और विराट, यह दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। कैलाश के पापा व्यापारी थे, इसीलिए कैलाश ने 12वीं तक की पढ़ाई के बाद अपने पिता का बिजनेस को संभालना प्रारंभ कर दिया। परंतु विराट के पिता संजय सिंह किसान आदमी थे, इसलिए वह अपने खेतों पर काम करते और अपने बेटे को भी पढ़ाते और उसे एक ही सपना दिखाते। कहते, बेटा, मैं तो बचपन से परिवार के भरण पोषण के कारण पढ़ नहीं पाया, लेकिन तुम पढ़ लिख कर एक योग्य ऑफिसर बनना और तुम्हारी माँ और मेरा नाम रोशन करना। अपने पिता की यह बात विराट के दिमाग में हमेशा गूंजती रहती। उसने मन में ठान लिया था कि वह एक ना एक दिन जरूर एक सफल और योग्य ऑफिसर बनेगा। लेकिन तभी अचानक, जब विराट का ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर चल रहा था, तभी संजय सिंह की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि उनके इलाज के लिए उसे अपने जमीन तक बेचनी पड़ी।
फिर भी वह पहले की तरह तंदुरुस्त नहीं रहे। उनकी हिम्मत अब पहले जैसे खेतों में काम करने से जवाब देने लगी। अब उनकी स्वयं की खेती तो थी नहीं, इसलिए उन्हें दूसरे के खेतों में मजदूरी करने जाना पड़ता था। विराट भी अपने पिता के साथ दूसरे के खेतों में काम करने जाता, लेकिन उससे पहले सुबह सुबह विराट रोज ही अपने गांव से लगे शहर में पेपर बांटने जाया करता और मन ही मन रोता रहता कि काश उसे भी आगे पढ़ने का मौका मिलता। तभी उसने पेपर में ऐड देखा कि एक कार के मालिक को नौकर चाहिए, जिसका दोनों टाइम का कार धोना है और उसके कुत्ते को घुमाकर लाना है। उसके लिए वह रुपए देगा। उसने अपने मजदूरी का हिसाब लगाया। दूसरे के खेतों में काम करने पर भी लगभग उतना ही मिलता था और समय बिल्कुल भी नहीं बच पाता था। जबकि कार मालिक के घर सुबह शाम काम करने के बाद दोपहर का समय उसके पास पड़ने के लिए बच सकता था। उसने यह बात अपने पापा को बताई। पहले तो उसके पापा ने बात को टालने की कोशिश की कि कभी-कभी अखबारों की बात गलत भी हो सकती है और कभी-कभी पूरे महीने काम कर लेने के बाद अमीर लोग पैसे भी नहीं देते और शहर के लोगों को हम गांव वाले कहाँ पहचानते हैं। अगर वे लोग पैसे देने से इनकार कर देंगे तो तुम क्या कर लोगे? लेकिन विराट ने कहा, पापा, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। किस्मत आजमाकर तो देखते हैं। कहकर वह अपने पिता का आशीर्वाद लिया और खुशी खुशी चला गया और अपने दोस्त कैलाश से कह दिया कि उसके पापा को जो कुछ भी सामान चाहिए दुकान से उधार दे देना। जब मैं शहर से कमा कर लाऊंगा तुम्हारे दुकान का सारा उधार चुकता कर दूंगा। अब विराट अपने उस मालिक के घर पहुंच गया जहां का एड्रेस न्यूज़पेपर में दिया गया था। विराट को देखकर कार मालिक का दिल पसीज गया, क्योंकि विराट भले ही उम्र का ज्यादा हो गया था लेकिन देखने में बहुत ही मासूम लगता था। फिर भी उस कार मालिक को तो काम से मतलब था, इसलिए उन्होंने विराट से काम के बारे में बात किया और न्यूज़पेपर में जैसा छपा था उसी शर्त पर काम पर रख लिया। अब विराट अपने मालिक की कार को दोनों टाइम सुबह शाम धोता, उसके कुत्ते को घुमाकर लाता और उसका मालिक उसके बदले में उसे 2,000 देता। शुरुआती महीने में तो विराट ने रेलवे स्टेशन पार्क या बस स्टैंड जैसे जगह में घूम घूम कर रातें बताई, परंतु जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए तब उसने एक चौल में, जहां झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं, वहीं सस्ता सा एक कमरा किराए में लेकर रहने लगा और बीच बीच में अपने गांव जाकर अपने पापा के लिए सारा राशन का सामान अपने दोस्त कैलाश के दुकान से कुछ नकदी तो कुछ उधार लाकर रख देता, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। इसी प्रकार विराट को 1 साल बीत गए, लेकिन उसकी पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। एक दिन उसने न्यूज़पेपर में ऐड देखा कि एक लाइब्रेरी में वर्कर की जरूरत है, जहां उसे मुफ्त में रहने के लिए कमरा तो दिया ही जाएगा, साथ ही 1,000 तनख्वाह भी दिए जाएंगे, लेकिन उसे 24 घंटे वहीं रहना पड़ेगा। उस समाचार को पढ़कर विराट तो उछल पड़ा। उसके लिए तो मुंह मांगी मुराद ही मिल गई थी। वह झटपट उस एड्रेस पर पहुंच गया और वहां के मालिक से बात किया। उस मालिक ने विराट से कहा कि जब तक लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चे आते रहेंगे, आपको इधर-उधर जाने की जरूरत नहीं है, और जब सभी लोग पढ़कर चले जाएंगे, उसके बाद ही तुम किसी काम से बाहर जा सकते हो। और विराट को महीने में 4 रविवार की छुट्टी का भी फैसिलिटी मिला। अगर वह रविवार को भी वहां काम करता है तो उसका डबल पेमेंट मिलेगा। अब तो विराट को पढ़ने के लिए काफी समय मिल जाया करता। 3 रविवार वह लाइब्रेरी की साफ सफाई से लेकर कमी बेसी का मेंटेनेंस करता और चौथे रविवार को अपने पापा के पास चला जाता, ताकि वह यह देख सके कि उन्हें किसी चीज की कमी तो नहीं है और वह उनकी सारी कमियों को पूरी करता। इस प्रकार विराट 4 सालों तक उस लाइब्रेरी में रहकर पढ़ाई करता रहा। वहां आने वाले बच्चों से डिस्कस करता कि यूपीएस एसएससी की पढ़ाई कैसे की जाती है, उत्तर लिखने का तरीका कैसा होता है। कुछ लोग तो उस पर दया करके अपने नोट्स उसे दे दिया करते, जिनका फोटोकॉपी करवाकर विराट अपने पास रख लिया करता और मन लगाकर उन्हीं नोट्स को पढ़ता रहता। ऐसे ही 3 साल बीत गए। अब विराट को अपने आप पर विश्वास हो गया कि वह यूपीएस एसएससी का एग्जाम क्लियर कर सकता है, तो उसने फॉर्म भर दिया और परीक्षा दे दी। जब उसका रिजल्ट आया तो वह बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हो चुका था। उसने अब मेंस की पढ़ाई के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया और मेंस भी क्लियर कर लिया। अब बारी थी इंटरव्यू की, तो उसकी तो वह पूरे न साल से लाइब्रेरी में रहकर अकेला प्रैक्टिस किया करता था। जब रात में कोई नहीं होता था, वह एक टेबल पर बैठ जाता और ऐसा इमेजिन करता कि उसके सामने बोर्ड समिति के सदस्य बैठे हैं और उससे सवाल कर रहे हैं, और
वह उनके सवालों का जवाब दिया करता। इस प्रकार रोज रोज बोलने की वजह से उसके शब्दों में काफी सुधार आ गया था और जवाब देने के तरीके में काफी निखार आ गया था। इसलिए जब वह इंटरव्यू देने इंटरव्यूअर के सामने भी गया तो निर्भीक होकर उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए, जिससे बोर्ड समिति के सभी सदस्य काफी प्रभावित हुए और O1 उसने प्रथम रैंक हासिल कर लिया। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वालों ने जब फर्स्ट रैंक में विराट सिंह का नाम देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। वे लोग एक दूसरे के माध्यम से पता करने लगे कि यह विराट सिंह आखिर है कौन और कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया है जो हमारे इतने ब्रिलियंट बच्चों को पीछे छोड़ दिया और फर्स्ट रैंक हासिल कर लिया। तब कई दिनों बाद उन्हें पता चला कि विराट सिंह एक साधारण सा लड़का है जिसने बिना किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किए केवल लाइब्रेरी में रहकर लोगों से नोट्स और सलाह लेकर पढ़ाई की और फर्स्ट रैंक हासिल किया है। तो सभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले उसे ऑफर देने लगे कि वह उनसे मोह मांगी कीमत ले ले, लेकिन अपना नाम उनके इंस्टीट्यूट को दे दे ताकि उससे प्रभावित होकर दूसरे बच्चे उनके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे। लेकिन विराट बहुत ही ईमानदार लड़का था। उसने उनके प्रस्ताव को एक सिरे से तुरंत ही नकार दिया और जब अपने पापा को वह सारी बातें बताई तो उन्होंने भी अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश मेरे लाल, तुमने बिल्कुल सही किया। अपनी परवरिश पर बहुत गर्व हो रहा है। कहकर संजय सिंह मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें जो भी मिलता वे अपने बेटे की वह ईमानदारी वाली बात बताकर फक्र महसूस करते और विराट को पटना के एक जिले में जिला कलेक्टर का पद सौंप दिया गया। अब विराट अपनी खुशी को बांटने के लिए अपने गांव आ गया। उसने तुरंत ही ज्वाइनिंग लिया था, इसलिए ना ही उसे सरकारी गाड़ी मिली थी ना ही सरकारी क्वार्टर मिला था। फिर भी वह अपने पापा और दोस्तों से मिलने गांव चला आया। तभी उसके दोस्त कैलाश को सामान की डिलीवरी करवाना था, इसलिए वह अपनी दुकान में विराट को बैठाकर जहां उसका सामान का ट्रक खड़ा था वहां गया हुआ था। कैलाश के पापा भी अपने बिजनेस के सिलसिले से बाहर गए हुए थे, इसलिए DM विराट साहब अपना गांव का साधारण सा ड्रेस पहने डायरी में अपनी आंखें गड़ा अपने पापा का उधारी का हिसाब किताब देख रहा था, क्योंकि विराट 3 महीनों से परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होने के कारण अपने गांव गया ही नहीं था और उसके पिता कमजोरी के कारण अब ज्यादा बाहर काम पर भी नहीं जा पाते थे, जिसके कारण दुकान की उधारी काफी बढ़ गई थी। उसी उधारी का हिसाब किताब DM साहब देख रहे थे। तभी 2 पुलिस वाले उसी समय उस दुकान में गए और अपने डंडे से रौब झाड़ते हुए काउंटर पर अपना डंडा पटकने लगते हैं और धमकी देते हैं, कौन है रे तू? तेरा शरीर से उठना तो दूर, आंखें उठाकर भी नहीं देख रहा है। निकाल 2000। इतनी अकड़ तुझे किस बात की है? कहाँ है तेरे? इस दुकान का मालिक कहाँ है? इस दुकान का लाइसेंस इस दुकान में रखिए। सारे सामानों की क्वालिटी घटिया किस्म की है, अनाज में कीड़े लगे हैं, सूपी सड़ी हुई है। चिप्स के पैकेट पर अपने डंडे से प्रहार करके उनका हवा बाहर निकालकर उसे धमकी देते हैं कि शराब और खुले चिप्स के पैकेट बेच रहे हो, दुकान में साफ सफाई नहीं है। और भी कुछ सामान जो सामने रखे हुए थे उन पर अपने डंडे चलाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे दुकान के खिलाफ केस किया जाएगा कि तुम ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हो। विराट जब उन पुलिस वालों के ऐसे अप्रत्याशित कृत्य को देखता है तो वह हैरान रह जाता है। उसने चुपके से अपने मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। पुलिस वाले जो कुछ भी हरकतें कर रहे थे वह सी गलत हरकतें विराट के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गए। जब पुलिस वाले दुकान के अंदर घुसने लगे तब विराट ने उन्हें रोकने की कोशिश किया और कहा, सर, आप लोग यह जो कुछ भी कर रहे हैं सरासर गलत कर रहे हैं, जबकि यह दुकान सुव्यवस्थित है और सारे सामानों की क्वालिटी अच्छी है और वैसे भी आप लोगों की ड्यूटी है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, न कि दुकानों में जाकर एक एक सामान की तहकीकात करना, क्योंकि यह काम नगरपालिका अथॉरिटी द्वारा किया जाना चाहिए, न कि आपको। विराट का इतना कहना था कि एक पुलिस वाले ने उसके सिर पर बंधे पगड़ी को खोल दिया और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए उसे दुकान से बाहर निकालने लगा। जब वह नहीं निकला तो उसका शर्ट पकड़कर खींचने लगा, जिससे उसका शर्ट फट गया और कहने लगे, अब तू गांव का गंवार हमें कानून सिखाएगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, और दुकान में इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा कौन नहीं, तू सिखाएगा हमें? तूने कौन सी कानून की किताब पढ़ी है रे?
कहकर पुलिस वाले उसे लात घूंस से मारने लगे और कहने लगे, अगर तू हमसे माफी मांग लेगा और 2,000 दे देगा तो हम तुझे अभी के अभी छोड़ देंगे और मामले को रफा दफा कर देंगे, वरना लॉक ऐप में बंद कर देंगे, फिर सड़ते रहना वहां। लेकिन विराट ने उनसे माफी नहीं मांगी। तब तक उसे दुकान के मालिक कैलाश और उसके पापा दोनों ही आ गए, क्योंकि उसके बाद दुकान वाले ने उन्हें फोन करके सारी बातें बता दिया था। उन्हें गए काफी समय हो गया था, इसलिए वे दोनों बाप बेटा अपने दुकान पर आने ही वाले थे, लेकिन पुलिस वालों का तांडव का खबर सुनकर तुरंत ही पहुंच गए। दोनों बाप बेटा उन पुलिस वालों को विराट को मारता देखकर बोले, खबरदार, जो अब एक थप्पड़ भी इन कलेक्टर साहब को मारा तो कलेक्टर साहब का नाम सुनते ही पहले तो दोनों पुलिस वालों के हाथ रुक गए। फिर कैलाश की तरफ डंडा चमकाते हुए उसकी हंसी उड़ाते हुए बोले, ओए किराए का टट्टू, तू इसके लिए हमसे पंगे ले रहा है? रे, इस गंवार को कलेक्टर बता रहा है कि संगल से यह तुझे कलेक्टर लग रहा है। तुझे भी मार खानी है क्या? आज तुझे भी बहुत चर्बी चढ़ी है, तेरी भी चर्बी उतारता हूं। कहकर वह पुलिस वाला जैसे ही कैलाश की तरफ बढ़ा, तब तक पुलिस फोर्स भी वहां सायरन की आवाज के साथ आ गई और थाने के इंचार्ज ने विराट को सैल्यूट मारा। उनके साथ साथ सभी पुलिसकर्मियों ने शाल को सैल्यूट मारा। थाना इंचार्ज को सैल्यूट मारते देख दोनों पुलिस वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि लाश ने अपने दुकान में पहुंचने से पहले अपने नजदीकी थाने में FIR लिखवा दिया था। इसके पहले भी कई बार उन पुलिस वालों ने उनके साथ साथ वहां के सभी दुकानदारों से अवैध वसूली किया था। डर के कारण सभी दुकानदार चुपचाप उन्हें पैसे दे दिया करते थे, लेकिन विराट ने कानून की किताबें पढ़ी थीं, उसे कानून मालूम था, इसलिए उसने बेईमानी का पैसा देने से मना कर दिया, जिसके कारण गुस्सा होकर दोनों पुलिस वालों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। उनका मकसद यह था कि वे लोग उसे डरा धमकाकर पैसे वसूल लेते और उल्टा केस में फंसाने की धमकी देकर छोड़ देते, ताकि आजू बाजू वाले दुकानदार देखकर वे लोग भी घबराने लगते। अगली बार आजू बाजू वाले दुकान वालों के साथ भी वैसा ही करते और सबूत के रूप में कहते कि जानते हो ना, पिछली बार तुम्हारे बाजू के दुकान वाले के साथ क्या किया था। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो उससे भी ज्यादा बुरा करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल करवा देंगे। उसके बाद तुम्हारी दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बेचारे भोले भाले दुकानदार पुलिस थाना कचहरी के झंझट में ना पड़े, ऐसा सोचकर भले ही उन्हें मुनाफा हो या ना हो, लेकिन ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों के चंगुल से छुटकारा पाने के लिए अगर उनके पास पैसे ना भी रहते तो उधार मांगकर उन्हें पैसे देते, लेकिन वे लोग जितना कहते उन्हें देकर उनसे अपना पल्ला झाड़ ही लेते थे। इस प्रकार सभी कारोबारी उन पुलिस वालों से परेशान थे। जब थाना इंचार्ज ने विराट से सर सर कहकर बातें करना शुरू कर दिया तो दोनों पुलिस वालों के हाथ से डंडे अपने आप छूट गए। उनके माथे में पसीना चमकने लगा, हाथ पैर कांपने लगे। तभी कुछ पुलिसकर्मी उन्हें इशारे से माफी मांगने का संकेत करने लगे। फिर भी वे दोनों अपनी शंका को दूर करने के लिए थाना इंचार्ज से कहने लगे, सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, यह कोई बड़ा अधिकार नहीं है। देख रहे हैं, इसके तो पैर में साधारण से टूटे फूटे चप्पल हैं, शर्ट फटी हुई है और आप इस गांव का गवार एक नौकर को सैल्यूट कर रहे हैं। तभी इंचार्ज साहब बोले, अरे मूर्खों, अपने साथ साथ तुम मुझे भी ले डुबोगा। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है कि यह DM साहब है। DM साहब का नाम सुनते ही वे दोनों पुलिस वाले विराट के कदमों में गिर गए और माफी मांगते हुए कहने लगे, सर, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज सर, हमें आपके बारे में पता नहीं था। अच्छा, अगर तुम्हें पता होता कि मैं कलेक्टर हूं तो तुम मेरे साथ अच्छे से पेश आते, लेकिन मैं एक आम नागरिक के भेष में हूं तो तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे परेशान करने में। परेशान तक तो चलो ठीक था, तुमने थप्पड़ भी बिना गलती के जड़ दिए। कब से तुम लोग ऐसे ही अवैध वसूली कर रहे हो? अगर दुकान में कुछ गड़बड़ी है भी तो वह काम तुम्हारा नहीं है। जो काम तुम्हें सौंपा गया है उस काम में ध्यान ना देकर दूसरे के काम में फटे में टांग क्यों अड्डा हो? अगर मैं अभी इस दुकान में नहीं रहता तो 5 की जगह 7 या 82,000 भी वसूल करके ले जाते। फिर वह बेचारा उतने पैसे न जाने कितने दिनों में कमा पाता। लेकिन तुमको उनके दुख दर्द से क्या मतलब? तुमको तो अपना जेब भरने से मतलब रहता है। और सरकार तुम्हें तनख्वाह किस बात की देती है जब तुम लोगों से ही लूटने में लगे रहते हो? अरे, इन गरीबों के बारे में भी कभी सोच लिया करो। तुम जैसे चंद लोगों के कारण ही आज पुलिस डिपार्टमेंट और कानून व्यवस्था बदनाम हो रही है। तभी जो लोग इशारे से उन पुलिसकर्मियों को माफी मांगने की सलाह दे रहे थे, उन्हें भी फटकार लगाते हुए कहा,
तुम भी इन्हीं लोगों के साथ मिले हुए हो ना? तभी तो इशारा करके इन्हें माफी मांगने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इसका मतलब तुम भी बराबर के गुनहगार हो। विराट की बातें सुनकर वहां खड़े सभी पुलिसकर्मियों की बोलती बंद हो गई। सभी ने अपने ने सिर नीचे झुका लिए और दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाकर कहने लगे, सर, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप चाहो तो हमसे मोटी रकम ले लीजिए, लेकिन इस मामले को यहीं शांत कर दीजिए। जब उनके मुंह से रिश्वत वाली बात निकली तो विराट का तो माथा ठनक गया। उसने तुरंत ही इंक्वायरी टीम बैठाने के लिए आदेश दे दिया और प्रूफ के तौर पर वह वीडियो भी उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया। जिन पुलिस वालों ने विराट को लॉकअप में बंद करने की धमकी दी थी, विराट ने उन्हें ही लॉकअप में बंद करवा दिया और उन पर उचित कार्यवाही करते हुए तुरंत नौकरी से सस्पेंड करवा दिया। बाकी जो दो दूसरे पुलिस वाले उनसे मिले हुए थे, जो उनके साथ मिलकर लोगों को लूटने का काम करते थे, उन्हें भी सस्पेंड करवा दिया गया। लेकिन जब ये बात मीडिया वालों तक पहुंची तो उन्होंने विराट से सवाल जवाब किया कि आप तो इतने बड़े पद पर थे, कलेक्टर साहब थे, फिर ये मामूली से पुलिस वालों के हाथों मार क्यों खा और दुकान में उपद्रव क्यों मचाने दिया? तब उन्होंने बताया, अगर मैं उन्हें पहले ही बता देता कि मैं कलेक्टर हूं, तो सबसे पहली बात तो वे लोग मेरा पहनावा देखकर मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं करते। फिर अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता। और दूसरी बात, इन्हें अगर पता चलता कि मैं कलेक्टर हूं, तो इनका असली चेहरा सामने आता ही नहीं कि यह कानून के रक्षक किस तरह से भक्षक का काम करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, यहां तक कि अपना काम छोड़कर दूसरे के फटे में टांग अड्डा है। आजकल आम जनता इसीलिए पुलिस वालों पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि चंद पुलिस वालों की वजह से जो अच्छी सोच वाले पुलिसकर्मी हैं, वे लोग भी बदनाम होते हैं का यह निष्पक्ष न्याय लोगों के बीच तेजी से पहुंचने लगा। अब लोगों के मन में कानून के प्रति पुलिस वालों के प्रति सम्मान बढ़ने लगा और जब उन भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ कमेटी बैठाई गई तो पाया गया कि वास्तव में उस थाने के ज्यादातर पुलिसकर्मियों का वही काम था, लोगों से मनमाने ढंग से वसूली करना। विराट ने उस थाने के अंतर्गत आने वाले कलेक्टर से मिलकर सभी भ्रष्ट पुलिस वालों को हटा दिया और नए और ईमानदार पुलिसकर्मियों की नियुक्ति करवा दी। विराट के इस साहसिक कदम के लिए उसके गांव वाले उसे बहुत बहुत बधाइयां देते, आशीर्वाद देते अपने बेटे की। कामयाबी और ईमानदारी के चर्चे सुनकर संजय सिंह भी गर्व से कहते कि विराट मेरा बेटा है। कैलाश ने भी विराट का शुक्रिया अदा किया कि कम से कम उसके रहते हमेशा हमेशा के लिए उन भ्रष्ट पुलिसकर्मियों से उनका पीछा छूटा, वरना हर त्योहार के समय में मोटी रकम तो वे लोग लूट कर ले ही जाते थे। बीच बीच में उनकी जब जब मर्जी पड़ती तब पैसे वसूलने अधमकते। अब दुकानदारों को तो हमेशा वहीं पर रहकर दुकान चलाना रहता था, इसीलिए मजबूरन उन्हें उन पुलिस वालों को पैसे देने ही पड़ते थे। लेकिन आज कैलाश के साथ साथ उसके एरिया के सभी दुकानदारों ने चैन की सांस ली थी और एक मजदूर किसान के बेटे की सराहना की। विराट ने सभी दुकानदारों से कह दिया कि अब से किसी भी पुलिस वालों को बेईमानी का 1 रुपया भी नहीं देना और अगर कोई जबरदस्ती मांगता है तो तुरंत मुझे कॉल करना। उस दिन से वहां किसी भी प्रकार की कोई अवैध वसूली नहीं हुई। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप विराट जैसे ईमानदार ऑफिसर के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे उन भ्रष्ट पुलिस वालों के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल आयुषी राठौर को सब्सक्राइब करना न भूले। और इस कहानी को बताने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। इस कहानी को बताने का उद्देश्य है कि कोई भी इस कहानी से सीख ले और सीख करके आगे जीवन में अप्लाई करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।